प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान देश की एकता का मुख्य स्तंभ। लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणा है। रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पराली जलाने की समस्या का व्यवस्थित समाधान खोजने का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल पर मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के लिए महाभियोग। और ओमान के मस्कट में भारत ने जापान को 3-1 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। लोकसभा में आज भारत के संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर लगभग 15 घंटे से अधिक चर्चा की गई। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया। लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा लगभग 15 घंटे से अधिक चली। 2 दिनों तक चली इस चर्चा की शुरुआत कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को केंद्र में रखकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। चर्चा के दौरान भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा, शिवसेना, जेडीयू और एनसीपी समेत कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में हुई इस चर्चा का जवाब दिया। वहीं राज्यसभा में संविधान के 75 साल की यात्रा पर सोमवार से चर्चा शुरू होगी, जिसके लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान देश में एकता का मुख्य स्तंभ है। लोकसभा में आज भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है। भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र है इतना नहीं, हम लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से देश में एकता लाने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और एक राष्ट्र एक कर जीएसटी लागू किया गया। श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रिड और समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास से देशवासियों को सहायता मिली है। तेज आर्थिक विकास पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है और देश आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को भी याद किया और कहा कि पिछले वर्ष संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिल करके नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन के दौरान संविधान में 75 बार बदलाव हुए। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करके न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करने के लिए संविधान में बदलाव किया। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। इससे पहले चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना की।
डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आर्थिक के क्षेत्र में जो सवाल रह गया था, हमारे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया कई देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे 8 गुना 9 गुना ज्यादा हो गया। तब प्रधानमंत्री जी को लगा कि आजादी सिर्फ होने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी होने के साथ साथ भारत को एक अमीर शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए। तब जाकर के विकसित राष्ट्र का नारा लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को कानूनी संरक्षण मिल रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता विपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के मुद्दों पर सवाल उठाए। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता खत्म हो गई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संविधान के बारे में श्री गांधी की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही देश में आपातकाल लगाया था। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान के बल पर ही आपातकाल को खत्म किया गया था। संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है। राहुल जी, जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही। और इसमें आगे लिखा है सर कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को कल संबोधित करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना तथा इसमें सुधार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पबद्ध हैं। और इस संकल्प को मजबूती देते हुए आइए 15 दिसंबर 2024 तक अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करवाएं। समय समय पर ये हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश के विकास कार्यों के लिए निरंतर धन की आपूर्ति करता है, बिना रुके, बिना थमे। कंपनीज, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर जमा करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों के पास परिचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की पहुंच को बढ़ावा देगा। इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसान कृषि कार्यों में निवेश और अपनी आजीविका में सुधार कर सकेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पराली जलाने की समस्या का व्यवस्थित समाधान निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसे लोगों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान करने के बाद श्री धनखड़ ने उन हानिकारक पर्यावरण स्थितियों का समाधान निकालने का आग्रह किया जिनका राष्ट्रीय राजधानी हर वर्ष सामना करती है। श्री धनखड़ ने कहा कि संसाधनों और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करना सभी नागरिकों का दायित्व है। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो अभियान को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंभू बॉर्डर पर कुछ किसानों के घायल होने के बाद ये फैसला लिया गया है। किसान फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और ऋण माफी की मांग को लेकर 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज नवनियुक्त अधिकारियों को भविष्य के नेता और कमांडर बनने पर शुभकामनाएं दी। हैदराबाद के पास डुंडिगल में वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड में उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर केवल वायुसैनिक ही नहीं बल्कि भविष्य के कमांडर भी हैं। उधर भारतीय सेना को आज 456 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में इन अधिकारियों ने भारतीय सेना का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले 10 वर्ष में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 3 गुना की वृद्धि होगी। डॉक्टर सिंह ने आज दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक मानकों पर ले जाने के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि भारत ने वर्ष 2014 के बाद से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में ऊंची छलांग लगाई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वर्ष 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। दक्षिण कोरिया की संसद में आज राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। राष्ट्रपति यून ने इस महीने की शुरुआत में देश में अल्पकालिक मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि श्री यून ने अपने आदेश को वापस ले लिया था। नेशनल असेंबली में प्रस्ताव के पक्ष में 204 और विपक्ष में 85 मत पड़े। संसद में महाभियोग के बाद संवैधानिक न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति यून सुक येओल को पद पर बरकरार रखने या हटाने के निर्णय तक उनकी शक्तियां निलंबित रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति यून के देश से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के लिए दीपिका, साक्षी राणा और मुमताज ने एक-एक गोल कर टीम को जीत दिलाई। मौजूदा चैंपियन भारत अब दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा, जो आज मस्कट में चीन और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा कि दिल्ली में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चलेंगी। उन्होंने कहा कि 16 और 17 दिसंबर तक तापमान में वृद्धि की भी संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान देश की एकता का मुख्य स्तंभ। लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणा है। रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पराली जलाने की समस्या का व्यवस्थित समाधान खोजने का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल पर मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के लिए महाभियोग। और ओमान के मस्कट में भारत ने जापान को 3-1 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।